किसान भाइयों, एनपीके 05234 के साथ में अगर हम बोरोन को मिलाएंगे, मैग्नीज को मिलाएंगे, जिंक को मिलाएंगे तो गोड़ फटेगा या फिर नहीं, ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके आपको दिखाने वाला हूँ। एनपीके 05234 ले रखी है, बोरोन है अपने पास में 20% वाली, चिलेटेड जिंक है 12% वाला, और यहाँ पर भाई मैग्नीज सल्फेट है। मैग्नीज सल्फेट भी काफ़ी किसान भाई इसमें के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो मिलाकर करते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा डर रहता है भाई गोड़ फटने का। तो कौन सी खाद को मिलाने से गोड़ फटेगा, कौन सी से नहीं फटेगा, वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने कांच के गिलास ले रखे हैं, एनपीके 05234 इसके अंदर घोलेंगे, इसमें बोरोन को मिलाएंगे, इसमें 12% वाला जिंक डालेंगे और इसमें मैग्नीज डालेंगे। बाद में इनको एक एक करके भाई इस खाली गिलास के अंदर मिक्स करके देखेंगे कौन सा गोड़ फटेगा, कौन सा नहीं फटेगा। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपके सामने होने वाली हैं भाई, वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी भाई इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती है। डियर किसान यूट्यूब चैनल पर जो चीज़ें हम बताते हैं वो करके दिखाते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं भाई 05234, और 05234 को मैंने यहाँ पर निकाल कर रख रखा है। तो इसके हम इस गिलास के अंदर भाई 2 चम्मच डाल देंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया और इसी प्रकार से इसका 1 चम्मच, लगभग इसका 1 चम्मच और डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके 2 चम्मच डाल दिए और इसको थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में बोरोन है, तो बोरोन के भी इसी प्रकार से हम 1-2 चम्मच निकाल कर, ये बोरोन वाला गिलास है तो इसके अंदर डाल देंगे। 1 गिलास हमने डाल दिया। ये देखो किस प्रकार से गुड़ रही है भाई, पानी में घुलनशील है तो तुरंत पानी के अंदर जाकर ये घुल जाती है। इसका इसी प्रकार से 1/2 चम्मच और डाल देंगे। ये देखिए भाई, ये देखो कितनी फास्ट घुल रही है। अगर काफ़ी किसान भाई कहते हैं भाई 05234 या 13045 आसानी से घुलती नहीं है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस है और पोटेशियम है, तो 05234 अगर घुलती नहीं आसानी से तो एक तरीका आप अपना सकते हो। या आपके खेत में ट्यूबवेल है तो उसका ताज़ा पानी निकाल लो, नीचे ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, गुनगुना पानी निकलता है, तो उसमें जल्दी घुलेगी। अगर आपके पास में ट्यूबवेल नहीं है तो पानी को हल्का सा गर्म कर लो, जिस बर्तन में आप घोल रहे हो तो गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसमें घोलो भाई। 05234 हो चाहे 13045 आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि पानी में घुलनशील होती हैं ये खादें, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होती है। तो हमने बोरोन को भी घोल लिया। अब बारी आती है भाई मैग्नीज की। ये देखिए मैग्नीज सल्फेट है इसके अंदर 30.5% में, और इसमें सल्फर भी होता है 17%। तो हम मैग्नीज सल्फेट को भाई इसके अंदर और घोल देते हैं। ये देखिए, ये मैग्नीज सल्फेट हमने 1 चम्मच डाली और इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देखो भाई, तो इन गिलास के अंदर बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो इनके अंदर भाई इनकी पूरी डोज हो गई है, आप देख सकते हो गिलास के अंदर इतनी मात्रा हमने डाल दी। और ये चिलेटेड जिंक है भाई, छोटा यहाँ पर गिलास है तो इसके अंदर हम इतना चिलेटेड जिंक डाल देते हैं। ये देखो तेज़ी के साथ में नीचे बैठ गया और इतना फास्टली ये पानी के अंदर घुल जाता है। तो भाई ये हमने इनके अंदर घोल दिए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके मिला देते हैं भाई। पहले इसको मिला देते हैं मैग्नीज को, मैग्नीज के बाद में हम थोड़ा सा इसको और घोल देते हैं। तो ये 05234 हमने घोल दिया। इसके बाद में हम बोरोन को और घोल देते हैं, ठीक है। बोरोन को घोलने के बाद में हम इसी प्रकार से भाई यहाँ पर हमारे पास में जो चिलेटेड जिंक है इसको और घोल देते हैं। चम्मच मेरे पास में 2 हैं, इसलिए ये 2 चम्मच ही इनके अंदर मेरे को यूज़ करनी पड़ रही है। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो चम्मच हम थोड़ी सी और लेकर आएंगे। फ़िलहाल जो चीज़ें अपने पास में अवेलेबल हैं, पिछले साल के जो आइटम बचे हुए हैं उन्हीं से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये 12% वाला चिलेटेड जिंक है। और चिलेटेड फॉर्म वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो किसी भी दूसरी खाद के साथ में आसानी से भाई रिएक्शन नहीं करते, ये खास बात होती है, और पौधे को मिलते भी जल्दी हैं। तो सारी खाद हमने भाई एक एक करके यहाँ पर घोल ली है। मैग्नीज थोड़ी सी भाई धीरे घुलती है, 05234 आसानी से घुल गई पूरी तरह से, बोरोन भी लगभग मिक्स हो गई है और 12% वाली जिंक सबसे पहले घुली है। देखिए 05234 भी पूरी तरह से घुल चुकी है। हमारी मैग्नीज थोड़ी सी लेट घुलेगी क्योंकि ये थोड़ा सा भाई घुलने में टाइम लेती है। तो ये 1-2 मिनट में घुल जाएगी, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा एक बार रोक देता हूँ। तो ये हमारी मैग्नीज सल्फेट भी भाई पूरी तरह से घुल चुकी है। आप देख सकते हो दूध जैसा कलर पानी का हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी आसानी से पूरी तरह से पिघल कर घुल जाएगी। तो ये खाद हमने यहाँ पर घोल ली है। अब इनको एक एक करके मिक्स करके देखते हैं 05234 के साथ में। तो सबसे पहले तो हम 05234 को भाई यहाँ पर खाली गिलास के अंदर थोड़ा सा इस प्रकार से डाल देते हैं। अब
05234 के साथ में हम डालेंगे भाई सबसे पहले तो बोरोन को, क्योंकि बोरोन को हम सबसे ज़्यादा डालते हैं 05234 के साथ में। तो बोरोन को हम ऊपर से थोड़ा सा इस प्रकार से डाल देंगे। तो अब हम देखेंगे भाई, ये देखिए पूरी तरह से पानी के अंदर दोनों खाद घुल चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़कर देखते हैं। 5 मिनट बाद में हम देखेंगे कि भाई इनके अंदर क्या रिएक्शन होएगा या फिर नहीं होएगा। तो यहाँ पर कुछ देर छोड़ने के बाद में हम इस घोल को फिर देखते हैं भाई। ये देखिए पूरी तरह से भाई ट्रांसपेरेंट है, यानी कि NPK 05234 और बोरोन को मिलाने के बाद में इनमें रिएक्शन नहीं हुआ। ये चीज़ आप देख सकते हो। अब NPK 05234 और बोरोन के साथ में हम चिलेटेड जिंक को और मिलाकर देख लेते हैं। ये हमारे पास में चिलेटेड जिंक है भाई, पूरी तरह से घुल गया है। ये देखिए चम्मच आप देख सकते हो, क्लियर दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये देखिए इसके अंदर हम इतना मिक्स कर देते हैं। तो इसको हम मिक्स करने के बाद में अगर देखें तो ये देखो भाई, ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसके अंदर आपको रिएक्शन होता हुआ, हलचल होती हुई नहीं दिखेगी। तो मैंने आपको बताया चिलेटेड जिंक जो है भाई 12% वाला EDTA फॉर्म में, ये खादों के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अगर हम इसको 05234 के साथ में मिलाएंगे तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, 19-19, 20-20, 20 के साथ में मिलाएंगे तो भी रिएक्शन नहीं करेगा। चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक जो 21% वाला, 33% वाला आता है वो रिएक्शन कर सकता है। 05234 में 52% फास्फोरस है, तो जिंक सल्फेट रिएक्शन करेगा फास्फोरस के साथ में, लेकिन NPK के साथ में कम करेगा, DAP के साथ में पूरी तरह से रिएक्शन करेगा भाई जिंक सल्फेट अगर हम डालते हैं तो मिलाकर इनको मिक्स करके। लेकिन 12% वाला चिलेटेड फॉर्म में है, इसलिए इसमें कोई हमें रिएक्शन दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा। पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसको आप चाहे 5 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, आधा घंटा रखो, ये पानी ऐसा ही दिखेगा। तो ये भाई एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि मोटा मोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। एक चीज़ आप बिल्कुल भी मत समझना कि जो खाद मिलाने के बाद में इस प्रकार से दिखती हैं, आसानी से घुल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, घोल नहीं फटता, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगी, फसल में बर्निंग की शिकायत नहीं आएगी। ये देखिए इस प्रकार से भाई पत्तियां अगर जल जाती हैं तो साफ संकेत है कि इसमें साइड इफेक्ट हुआ है किसी खाद का स्प्रे करने का या फिर किसी कीटनाशक का आपस में मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, पत्तियां जल जाती हैं। इसको बोलते हैं कि भाई ये बर्निंग के लक्षण है, बर्निंग हो गई। तो ये अगर घोल नहीं फटता है तो भी कुछ खाद के केस में, कुछ दवाइयों के केस में रिएक्शन फिर भी हो सकता है। ये मत समझना कि अगर अच्छी प्रकार से घुल गई, मिक्स हो गई तो रिएक्शन नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन खादों का घोल नहीं फटता। अगर खाद का घोल नहीं फटता तो एक संभावना हो जाती है कि उनमें रिएक्शन नहीं होएगा, फसल को नुकसान नहीं करेंगी। अगर घोल फट जाता है तो उसका स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें श्योरिटी है कि भाई अगर घोल ही फट गया तो वो तो आपकी फसल में स्प्रे करने के बाद में रिएक्शन करेगी ही करेगी, ये चांस रहते हैं। तो इसलिए आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तो हमने देखा कि NPK 05234 के साथ में बोरोन भी हमने घोल दी, जिंक भी चिलेटेड वाला हमने घोल दिया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ, घोल नहीं फटा और बिल्कुल ओके है हमारा घोल एकदम। तो अब इसमें हम मैग्नीज सल्फेट डालकर देखेंगे। ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट अलग होती है, ये मैग्नीज सल्फेट है। तो मैंने आपको बता रखा कि जिस खाद के आगे सल्फेट लगा होता है वो खाद फास्फोरस के साथ में रिएक्शन करेगी, ऐसी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो मैग्नीज सल्फेट इनके साथ में रिएक्शन करना चाहिए, कितना करेगी वो हम देख लेते हैं। NPK 05234, बोरोन और चिलेटेड जिंक हमने डाल रखा है और अब डाल देते हैं इसमें मैग्नीज सल्फेट। और ये देखो भाई इसका कमाल, पानी का बिल्कुल रंग ही बदल दिया इसने, दूध जैसा पानी कर दिया डालते ही। यानी कि इसमें फास्ट रिएक्शन हुआ भाई, इस घोल के अंदर फास्ट रिएक्शन हुआ है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन हुआ है, प्रक्रियाएं हुई हैं। और अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए। एक बार यहाँ से इसको देख लेते हैं भाई, कैमरे से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ये देखो। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट आँखों से देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और इसमें रिएक्शन स्टार्ट है। तो ये घोल फटेगा ज़रूर, कितना फटेगा वो देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देते हैं।
तो इसको 5-4 मिनट रखने के बाद में हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम छोड़ेंगे तो भाई अंधेरा होने को है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया अपनी ये वीडियो, तो ज़्यादा टाइम इसको छोड़ नहीं सकते। बाकी अगर हम आधा घंटा इसको छोड़ें कम से कम, तो आधा घंटा में भाई इसके स्पष्ट लक्षण आपको दिख जाते। बाकी अभी 4-5 मिनट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखो गाढ़ा हो गया है, इसमें इतना रिएक्शन हो गया है कि ये भाई गाढ़ा हो गया है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कि धीरे धीरे दूध फटता है ना, दूध में हम थोड़ी सी लस्सी डाल देते हैं तो वो फटना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। तो इस प्रकार के लक्षण इसमें हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये घोल भाई फटने वाला है। और हालांकि फ़िलहाल ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, आप ये देख सकते हो, ये देखो ये गाढ़ा हो गया काफ़ी। तो भाई ये वाला अगर हम इसको घंटा आधा घंटा छोड़ेंगे तो ऊपर पानी साफ़ होता जाएगा और घोल ये अपना नीचे बैठता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि NPK 05234 के साथ में बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मिलाकर डाल दें तो ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से घोल आपका फटना स्टार्ट हो जाएगा और आपके गेहूँ में इस प्रकार की बर्निंग हो सकती है, पत्तियाँ जल सकती हैं, नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को मिलाने की कोशिश कम किया करो। जो चीज़ें आपस में सूट कर जाती हैं, जिनमें विपरीत रिएक्शन नहीं होता, उन चीज़ों को तो आप मिला लो, लेकिन ज़्यादा चीज़ें मिलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर पूरी गड़बड़ हो जाती है और नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी किसान भाई इन चीज़ों के साथ में क्या पूछते हैं कि भाई इसके साथ में लियोसिन भी मिला लेते हैं, इसके साथ में हम टेबुकोनाजोल फंजीसाइड भी मिला लेते हैं या फिर दूसरा फंजीसाइड भी मिला लेते हैं। तो ये चीज़ें बाद में मिलकर ऐसा हो जाता है भाई कोई गाढ़ा तरल पदार्थ बन जाता है। ये क्या चीज़ बनी है इसकी लैब टेस्ट के बाद में कह सकते हैं भाई कई खादें मिलकर एक नया टेक्निकल बना लेती हैं, जो टेक्निकल फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है, जहर का काम करता है। और हमारी फसल में अगर उसमें हल्का रिएक्शन हुआ है तो इस प्रकार से बर्निंग आ जाती है, पत्तियां जल जाती हैं, झुलस जाती हैं, ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर हमारी फसल पीली पड़ जाती है, ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा ही रिएक्शन हो गया तो फसल भाई पूरे की पूरी खेत की जो है जल जाती है, तो इस प्रकार से नुकसान हो जाता है। तो चीज़ों को अगर आप मिला रहे हो तो थोड़ी कम मिलाने की कोशिश किया करो। अगर कम चीज़ें मिलाकर भी स्प्रे कर दोगे तो उनका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, तो भी बढ़िया रहेगा। ज़्यादा चीज़ें, गलत चीज़ें आपने मिला दी तो वो सारी चीज़ें फसल में जाकर नुकसान करेंगी, आपके पैसे का भी नुकसान है, फसल का भी नुकसान हो गया, मेहनत तो आपकी लगी वो अलग। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और इतना टाइम वीडियो को हो गया तो आप ये देखो अभी तक इसका जो है पानी भाई साफ़ नहीं हुआ है, ये दूधिया कलर ही है, ये एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ हो गया। इसका कौन सा टेक्निकल बना है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये फसल में स्प्रे करने लायक चीज़ नहीं बची। तो इस प्रकार से भाई थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप आगे आने वाले टाइम में भाई खेती कर सकते हैं। और बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो ही आपको बढ़िया पैदावार मिल सकती है, क्योंकि आगे टाइम टू टाइम भाई फसलों के अंदर बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो भाइयों इस प्रकार से अगर आप थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की जानकारी खेती में रखोगे तो बढ़िया पैदावार आप ले सकते हो। वैज्ञानिक तरीके से अगर आप खेती करोगे तो अच्छी पैदावार आप खेती में ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रैक्टिकल खेती की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद।